नमस्ते। मैं हूं पुखराज और वेल्थ एफएम की इस खास और नई चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ गुंजन। आज की चर्चा सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ बड़े राज खोलने वाले हैं। बिल्कुल। तो क्या कभी किसी ने गहराई से सोचा है कि समाज में कुछ लोग अचानक से करोड़पति कैसे बन जाते हैं? मतलब क्या वे बचपन से ही कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं या फिर उन्हें कहीं से कोई खुफिया जानकारी मिल जाती है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं होती? ये सवाल तो ना हर किसी के दिमाग में आता ही है। एग्जैक्टली। तो आज वेल्थ एफएम की इस गहरी चर्चा में हमारा मिशन इसी रहस्य से पर्दा उठाना है। और सच बताऊं तो इसके पीछे का जो साइंस है ना, वो किसी जादू या इनसाइडर ट्रेडिंग से बहुत अलग और बहुत सिंपल है। हाँ, और आम जनता इसे आराम से समझ सकती है। असल में जो लोग सच्चे वेल्थ बिल्डर होते हैं ना, वे किसी चमत्कार का वेट नहीं करते। वे बस एक खास चीज को पहचानते हैं जिसे मेगा ट्रेंड कहा जाता है। मेगा ट्रेंड मतलब ये कोई नॉर्मल शेयर बाजार का उतार चढ़ाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो बड़े ट्रेंड्स होते हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, इंसानों के काम करने के तरीकों को जड़ से बदल देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग इन ट्रेंड्स के आम होने से बहुत पहले ही अपना दांव लगा देते हैं। लेकिन यार ये इतना आसान भी तो नहीं है ना। हाँ। मतलब हम जैसे जो आम इंसान हैं वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऑफिस की डेडलाइंस में इतने उलझे रहते हैं कि ये बड़े बदलाव बस आंखों के सामने से निकल जाते हैं। सही बात है। जब तक हमें भनक लगती है तब तक तो ट्रेन छूट चुकी होती है। हाँ, तो इस हवाई बात को ना एक असली उदाहरण से समझते हैं जिससे हमारे श्रोताओं को भी मजा आए। 1995 की बात करते हैं। हाँ, एक निवेशक था, मान लेते हैं उसका नाम राहुल था। अच्छा, 1995 का राहुल। हाँ, अब ये राहुल बिल्कुल आम लोगों की तरह ही था। रोज सुबह उठना, अखबार पढ़ना, शेयर मार्केट के पी रेशियो कैलकुलेट करना। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी ना उसका पोर्टफोलियो कुछ खास रिटर्न नहीं दे रहा था। जो कि बहुत से लोगों के साथ होता है। एग्जैक्टली। उसे समझ ही नहीं आता था कि कुछ लोग बिना इतनी सिरदर्दी के इतनी तेजी से अमीर कैसे हो रहे हैं। तो राहुल की जिंदगी में ना वो आहा मोमेंट तब आया जब उसने दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफे का एक इंटरव्यू पढ़ा। अरे वाह, वॉरेन बफे ने क्या कहा था ऐसा? उसमें एक लाइन थी जिसने पूरा नजरिया ही बदल दिया। बफे ने कहा था, वी डोंट फाइंड गुड कंपनीज, वी फाइंड गुड ट्रेंड्स। मतलब हम अच्छी कंपनियां नहीं ढूंढते, हम अच्छे ट्रेंड्स ढूंढते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक कंपनी की बैलेंस शीट में माथापच्ची करने से बेहतर है पूरी इंडस्ट्री के फ्यूचर को समझना। बिल्कुल सही। अगर मैं ऐसे एक एनालॉजी से समझाऊं ना, तो ये ऐसा है कि मान लीजिए किसी इंसान को पहाड़ पे जाना है। हाँ। अब एक तरीका है कि वो एक खराब इंजन वाली गाड़ी को पूरी ताकत लगाकर ऊपर धकेले, जिसमें बहुत मेहनत है और नतीजा कुछ खास नहीं। हाँ, लेकिन दूसरा तरीका है कि वो ढलान पर साइकिल चलाएं। जब ढलान पर होते हैं तो ग्रेविटी खुद ब खुद आगे ले जाती है। मतलब लहर के खिलाफ तैरने से अच्छा है लहर के साथ तैरा जाए। क्या बेहतरीन उदाहरण दिया है। मेगा ट्रेंड सच में मैक्रो इकोनॉमिक्स की ना ग्रेविटी की तरह काम करते हैं। जब दुनिया भर का पैसा एक दिशा में जाता है तो छोटी मोटी गलतियां छिप जाती हैं। और रिटर्न अपने आप कई गुना हो जाता है। बिल्कुल। चलिए ना, इतिहास के उन 4 बड़े ट्रेंड्स का विश्लेषण करते हैं जिन्होंने सच में दुनिया को बदला। हाँ, ये जानना बहुत मजेदार होगा कि कैसे एक ट्रेंड ने दूसरे को जन्म दिया। शुरुआत करते हैं 1995 से 2005 के दशक से, यानी आईटी और इंटरनेट क्रांति। तो जब इंटरनेट आया था ना, तो ज्यादातर लोगों ने इसे बस एक महंगा खिलौना माना था। लोगों को लगता था ये सिर्फ अमेरिका के बड़े दफ्तरों के काम की चीज है। हाँ, मतलब आम आदमी सोचता था इसका मैं क्या करूंगा। इन्फोसिस जैसी कंपनियों का उभार हुआ, वो इसी का परिणाम था। उन्होंने देखा कि अमेरिका का काम भारत में बैठकर आधी कीमत पर हो सकता है। लेकिन एक मिनट, यहीं पर एक बड़ा सवाल आता है। उसी दौर में तो वो मशहूर .com बबल भी आया था ना। अरे हाँ, बिल्कुल। है ना? मतलब हर उस कंपनी में पैसा लगा दिया जिसके नाम के आके .com लगा था, और फिर 2000 में वो बबल बुरी तरह फूट गया। तो ऐसे में कोई निवेशक कैसे तय करे कि ये एक टिकाऊ ट्रेंड है या सिर्फ एक धोखा? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। यहीं पर एक आम निवेशक और एक वेल्थ बिल्डर की सोच का फर्क दिखता है। जब बबल फूटा ना, तो सिर्फ वो कंपनियां डूबी जिनका कोई असली बिजनेस मॉडल नहीं था, जो सिर्फ हवा में उड़ रही थी। सही कहा। लेकिन असली इन्वेस्टर्स ने देखा कि बबल फूटने के बाद भी इंटरनेट का उपयोग कम नहीं हुआ था। अच्छा, यूजर्स बढ़ते जा रहे थे। हाँ, इंटरनेट ट्रैफिक हर महीने 2 गुना हो रहा था। तो समझदारी इसमें थी कि उस अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी पे भरोसा रखा जाए, और जो लोग टिके रहे उन्होंने बहुत पैसा बनाया। तो सीख ये है कि अगर तकनीक का असली इस्तेमाल बढ़ रहा है तो मतलब ट्रेंड जिंदा है। फिर इसके बाद क्या हुआ?
आईटी बूम से ना भारत में एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव आया। 2003 आते आते एक नई युवा मिडिल क्लास बन गई जिनके पास बहुत पैसा था। और वो पैसा कहीं तो जाना था। बिल्कुल, यहीं से दूसरा ट्रेंड आया। 2003 से 2008 का समय, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम। मतलब आईटी के पैसे ने रियल एस्टेट को ऊपर उठाया। हाँ, इसमें 3 ताकतें मिलीं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी, बैंक आसानी से होम लोन बांट रहे थे और जनता को अपना घर चाहिए था। जब सरकार, बैंक और जनता का बिहेवियर एक साथ जुड़ता है ना, तो ट्रेंड बहुत पावरफुल हो जाता है। पर यहाँ भी तो 2008 का भयंकर ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश हुआ था। तो फिर हम एक खतरनाक बबल और सच्चे मेगा ट्रेंड के बीच फर्क कैसे करेंगे? इसका सीधा सा तरीका है यूटिलिटी या उपयोगिता देखना। 2008 का क्रैश खराब लोन्स की वजह से हुआ था, लेकिन क्या उस क्रैश के बाद लोगों ने घरों में रहना छोड़ दिया? नहीं, वो तो रह ही रहे थे। क्या नई सड़कें इस्तेमाल होनी बंद हो गई? नहीं ना। वित्तीय ढांचा चरमराया था, लेकिन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं था। स्मार्ट निवेशकों ने उस समय सस्ते दामों पर अच्छी कंपनियां खरीदी। क्योंकि शहरीकरण का ट्रेंड तो रुकने वाला नहीं था। अब इंसान शहरों में बस गया, परिवार पीछे छूट गए, तो उसे जुड़ने की जरूरत महसूस हुई। और यहीं से हमारा तीसरा ट्रेंड आया, 2008 से 2018, मोबाइल और सोशल मीडिया क्रांति। बिल्कुल सही विश्लेषण है। जैसे ही स्मार्टफोन सस्ते हुए, पूरी दुनिया ऑनलाइन आ गई। फेसबुक, गूगल ने कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने इंसान का अटेंशन कैप्चर किया। मतलब जहां अटेंशन जाता है, दुनिया का पैसा भी वहीं जाता है। एग्जैक्टली। लोगों का ध्यान टीवी से हटकर हाथ की स्क्रीन पर आ गया था। और इसी फोन ने ना चौथे ट्रेंड का रास्ता साफ किया। 2016 से 2022 का समय, डिजिटल पेमेंट और ई कॉमर्स। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि लोगों ने खुशी खुशी ये बदलाव नहीं अपनाया था। हाँ, मजबूरियों ने करवाया। बिल्कुल। 2016 की नोटबंदी और 2020 की महामारी, इन दोनों ने कैश को अचानक से रोक दिया। हम इंसान हमेशा ट्रेन छूटने के बाद भागते हैं। जब यूपीआई आया था तो लोग कहते थे, अरे कैश ही ठीक है, ये तो सेफ नहीं है। लेकिन जब महामारी में नकद छूना खतरनाक हो गया, तो उस बाहरी दबाव ने एक झटके में लोगों का बिहेवियर बदल दिया। और जहां व्यवहार बदलता है ना, वहां बहुत वेल्थ बनती है। तो ये तो हो गई इतिहास की बातें। इन चारों ने साबित किया कि दुनिया चेन रिएक्शन में चलती है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ना, मैं अपने सभी श्रोताओं से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर कोई ऑफिस का काम कर रहा है या घर के काम निपटा रहा है, तो काम करते करते भी वेल्थ एफएम की इस चर्चा को सुना जा सकता है और अपनी वेल्थ नॉलेज को बढ़ाया जा सकता है। मैं फॉलो करना ना भूले, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं वेल्थ एफएम, सुनिए, सीखिए, समृद्ध बनिए। तो अब वापस आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर। पुरानी ट्रेनें तो छूट गईं, लेकिन आज के समय में कौन सी बुलेट ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है? अब आते हैं चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर। 2023 से जो नई लहर उठी है ना, वो सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, वो 5वीं औद्योगिक क्रांति है। अच्छा, और वो क्या है? हम बात कर रहे हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और इसे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर समझने की भूल मत करना। तो मतलब एआई पुराने सॉफ्टवेयर से अलग कैसे है? पुराने सॉफ्टवेयर्स तय नियमों पर काम करते हैं, एक के बाद एक समस्या सुलझाते हैं। लेकिन एआई इंसानी दिमाग की तरह न्यूरल नेटवर्क्स पर काम करता है। वो एक ही समय में अरबों डेटा पॉइंट्स पढ़ता है और खुद सीखता है। तो ये खुद को लगातार अपडेट कर रहा है? हाँ, ये एक डिजिटल दिमाग है। पर एक बात बताइए, क्या इसमें अर्ली एडवांटेज यानी जल्दी एंट्री लेने का टाइम निकलने गया है? आज तो हर जगह बस एआई ही हो रहा है। बातें हो रही हैं, लेकिन अभी आम इंसान या छोटे बिजनेस ने इसे पूरी तरह इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है। 2030 तक एआई इतना आम हो जाएगा जितना आज बिजली है, तब ये ट्रेंड नहीं बचेगा। मतलब जो फायदा उठाना है वो अभी है। बिल्कुल। इस चीज को समझने के लिए ना, मेरे दिमाग में एक बहुत ही शानदार एनालॉजी आ रही है। इसे इतिहास में गोल्ड रश स्ट्रेटजी या फावड़ा बेचने की रणनीति कहते हैं। अरे वाह, मैं चाहूंगी कि इसे थोड़ा डिटेल में समझाया जाए ताकि सबको अच्छे से समझ आए। हाँ, तो बात 1800 के दशक की है, जब अमेरिका में सोने की खदानें मिली थीं। तो लाखों लोग सोना खोजने दौड़ पड़े। उनमें से कुछ ही लोग अमीर बने, लेकिन कुछ स्मार्ट लोग थे जो सोना खोजने नहीं गए। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? कंपनियों का जन्म वहीं से हुआ। मतलब सोना किसी को मिले या ना मिले, फावड़े और जीन्स बेचने वालों ने दबा के पैसा कमाया। क्या बात है। ऐसे ही लॉकडाउन में भी हुआ था। घर पर केक बनाने वाली महिलाओं से ज्यादा पैसा बेकिंग सप्लाई और मैदा बेचने वाले दुकानदारों ने कमाया था। क्या शानदार तुलना की है।
अगर हम इस फावड़ा बेचने की रणनीति को आज की एआई क्रांति पर लगाए ना, तो चीजें एकदम साफ हो जाती है। आज हर बड़ी कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एआई की रेस में भाग रही है। हाँ, रेस कौन जीतेगा पता नहीं। एग्जैक्टली, किसी को नहीं पता। लेकिन ये तय है कि इस एआई रूपी सोने को खोजने के लिए उन्हें जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, उसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। और एआई की दुनिया की जो फावड़े हैं ना, ये मुख्य रूप से 4 कोर सेक्टर्स हैं। तो चलिए इन 4 फावड़ों को डिकोड करते हैं। पहला फावड़ा क्या है? पहला है सेमीकंडक्टर या चिप्स। एआई को एक साथ हजारों कैलकुलेशन करने होते हैं। इसके लिए खास जीपीयू चिप्स चाहिए। इसीलिए चिप्स बनाने वाली कंपनियां आज सबसे बड़ी विनर हैं। ये तो दिमाग हो गया। अब इस दिमाग को जो डेटा चाहिए वो हवा में तो रहेगा नहीं। तो दूसरा फावड़ा है डेटा सेंटर्स। बिल्कुल, एआई का खाना ही डेटा है। इसे स्टोर और प्रोसेस करने के लिए हजारों एकड़ के विशाल डेटा सेंटर्स चाहिए होते हैं, जिन्हें ठंडा रखने के लिए भारी बिजली और कूलिंग सिस्टम लगता है। अब चिप्स ने डेटा प्रोसेस किया, डेटा सेंटर्स ने स्टोर किया, तो इसे आम लोगों के फोन तक कैसे पहुंचाया जाए? यहां आता है तीसरा फावड़ा, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये वो सिस्टम है जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान को इन सुपर कंप्यूटर्स की ताकत देता है। और चौथा सबसे अहम सेक्टर है साइबर सिक्योरिटी। जब दुनिया का सारा डेटा क्लाउड और एआई पर होगा, तो वो हैकर्स का सबसे बड़ा टारगेट बनेगा। तो उसे सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी चाहिए जो हमेशा बढ़ती रहेगी। बिल्कुल। तो किसी एक एआई कंपनी पर दांव लगाने से अच्छा है इन चारों सेक्टर्स, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी पर फोकस किया जाए। तो वहां पे अगर हम राहुल पर जाएं, तो 2025 तक राहुल एक ट्रेडर से सच्चा वेल्थ बिल्डर बन चुका था। उसने बड़े इन्वेस्टर्स के 4 नियम सीख लिए थे। वो 4 नियम तो सच में मास्टर क्लास है। पहला नियम है बिहेवियर चेंज, लोगों की आदतों में क्या बदलाव आ रहा है। दूसरा नियम गवर्नमेंट सपोर्ट, क्या सरकार उस बदलाव को सपोर्ट कर रही है। और तीसरा नियम स्केलेबिलिटी, क्या ये पूरी दुनिया में फैल सकता है। और चौथा टाइमिंग, क्या हम शुरुआत में हैं या पार्टी खत्म होने वाली है। जो ट्रेंड इन चारों पर खरा उतरे वही असली पैसा बनाता है। और इसके लिए ना बहुत होशियार होने की जरूरत नहीं है। एनी शाइबर की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। अरे एनी शाइबर की कहानी तो गजब है यार। मतलब एक साधारण IRS ऑडिटर थी, कोई वॉल स्ट्रीट बैंकर नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं। उन्होंने सिर्फ $5000 से शुरुआत की थी, और जब उनका निधन हुआ तो उनकी संपत्ति $22 मिलियन थी, बिना किसी शोर शराबे के। सिर्फ $5000 से $22 मिलियन। हाँ, और बस सही जगह पोजीशन लेकर। उनकी सफलता का राज उनका कॉमन सेंस था। उन्होंने बस देखा कि लोग कौन सी दवाइयां ले रहे हैं, कौन से कपड़े पहन रहे हैं, बिहेवियर चेंज को देखा और शांति से पैसा लगाकर इंतजार किया। मतलब कंक्लूजन ये है कि बहुत ज्यादा IQ की जरूरत नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का सार भी यही है, कंपनी नहीं ट्रेंड पहचानो, रोज की न्यूज नहीं फ्यूचर देखो, और शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म सोचो। एकदम सही। अब चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक गहरा सवाल। बताइए। हमने इतने ट्रेंड्स देखे, लेकिन आज इस पल हमारे और आपके घरों में ऐसा कौन सा नया बिहेवियर चेंज हो रहा है जिसे हम रोज देख रहे हैं लेकिन इन्वेस्टर की नजर से पहचान नहीं पा रहे? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या वो कोई नई सर्विस है या हेल्थ की कोई नई आदत? कोई भी इस पर विचार कर सकता है। और हाँ, अगर हमारे श्रोताओं की भी वेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या है या कोई ऐसा टॉपिक है जिसे वो समझना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम इस वेल्थ FM पर उसके बारे में विस्तार से चर्चा करें, तो बिना झिझक अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अंत में एक बहुत जरूरी बात बता दें, आज की ये चर्चा केवल एजुकेशनल उद्देश्य के लिए थी और कोई निवेश सलाह नहीं है। बिल्कुल। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और वेल्थ FM के साथ समृद्ध बनते रहिए। मिलते हैं अगली चर्चा में।